जंगल झाड़ होता है, उस जंगल झाड़ में से छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। करीबन रात का समय रहा होगा, लगभग 12-1 बजे के आसपास उस छोटी बच्ची की आवाज़ साफ साफ रोने की सुनाई दे रही थी। उस जंगल से सटे कुछ खेत खलियान होते हैं। उस खेत खलियान में किसान लोग अपनी फसलों की कटाई कर कर अपने फसलों की रखवाली कर रहे होते हैं। उसमें से 10 से 12 किसान लोग होते हैं और उस बच्चे की रोने की आवाज़ साफ साफ किसानों की कान तक पहुंच रही होती है। तभी किसान लोग आपस बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इतनी रात को, आधी रात को छोटी बच्चे की रोने की आवाज़ शायद ये जंगल की तरफ से आ रही है। शायद हम लोग को उस जगह पर जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार इतनी रात को छोटी बच्ची क्यों रो रही है। उनमें से जो किसान लोग होते हैं, अधिकतर लोग मना कर देते हैं उस जगह पर जाने के लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही किसान लोग उस जगह पर जाने के लिए राज़ी होते हैं। 2 किसान ना आपस में हिम्मत करते हैं, उसके बाद उस आवाज़ की तरफ चले जाते हैं। लगभग दोनों किसान उस जंगल में पहुंचने वाले ही होते हैं। उस बच्चे की रोने की आवाज़ और भी तेज़ होने लगती है। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रहे थे और उस बच्चे की रोने की आवाज़ थोड़ा कम होते जा रहा था और अचानक से उस बच्चे की रोने की आवाज़ पूरी तरह से कम हो जाती है और बहुत ही भयानक अजीबो-गरीबो आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे दोनों किसान डर जाते हैं, सहम जाते हैं और डर जाने के बाद दोनों किसान ज़मीन पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं। कहते हैं कि शायद हम दोनों को इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, शायद वहाँ पर उस जगह पर कोई प्रेत का साया हो सकता है, कोई भूत प्रेत हो सकता है, कोई पिशाच हो सकता है। हम दोनों को बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। दोनों आपस में बात करते हैं और उस जगह से उठ जाते हैं और वापस लौट कर चले आते हैं। दोनों किसान उस रात थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर उस जंगल की तरफ चले जाते तो ये घटना नहीं घटती, बच्चे की हत्या नहीं होती। जब ये बात पुलिस को बताई जाती है तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं दिव्या आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है, झारखंड प्रदेश का ज़िला है पलामू और पलामू का ही एक थाना लगता है हुसैनाबाद और हुसैनाबाद का ही क्षेत्र में एक गांव लगता है। उसी गांव में 13 नवंबर की रात लगभग 2-2:30 बजे के आसपास समय हो रहा होगा। मनोज के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। बार बार दरवाजे को खटखटाया जा रहा था, लेकिन मनोज गहरी नींद में होता है, उसे कुछ भी आवाज़ नहीं जा पाता है। लेकिन जिस तरह से मनोज के घर के दरवाजे पर दस्तक दिया जा रहा था, बार बार दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, जिसकी आवाज़ सुनकर, उस दरवाजे की आवाज़ सुनकर मनोज की नींद टूट जाती है और वो अपने बेड पर से उठकर बैठ जाता है। कुछ सेकंड सोचता है कि आखिरकार इतनी रात में कौन हो सकता है। मनोज उठता है और दरवाजे की तरफ जाता है। रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है क्योंकि उस समय लाइट कटी होती है और बाहर भी घोर अंधेरा होता है। मनोज जैसे ही अपने दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजे खोलता है और अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेता है। वो गेट की तरफ देखता है, तभी उसे कोई प्रेत जैसा दिखता है। बाल आगे की तरफ पूरी तरह से आया होता है और वो इस दृश्य को देखकर 2 कदम पीछे हट जाता है और तुरंत ही अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। मनोज अपने दरवाज़ा तो बंद कर लेता है, उसके बाद भी उस दरवाजे पर बार बार दस्तक दिए जा रहे थे, बार बार दरवाजे को खटखटाया जा रहा था। उसके बाद मनोज अपने दोस्तों को मैसेज से अलर्ट कर देता है, उसे बता देता है सभी लोग को घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। कोई प्रेत जैसा है जो दरवाजे पर बार बार दस्तक दिया जा रहा है और बार बार दरवाजे को खटखटा रहा है, जो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद मनोज फिर से दोबारा हिम्मत करता है और अपने घर के पीछे की खिड़की से झांक ताक करने का प्रयास करता है। तो ये देखता है कि एक औरत होती है, एक महिला होती है जो पूरी तरह से नग्न अवस्था में होती है और उसका बाल पूरी तरह से चेहरा से ढका होता है, जिससे उस दृश्य को देखकर मनोज काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो सहम जाता है। उसके बाद मनोज काफ़ी ज़्यादा चीख कर चिल्लाने लगता है। समय जिस तरह से मनोज चीख चिल्ला रहा था, चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग उसकी आवाज़ सुन जाते हैं और घर से अपनी अपनी कोई मोबाइल टॉर्च लेकर अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी कुछ लोग की नज़र एक महिला पर जाती है जो पूरी तरह से नग्न अवस्था में होती है और बाल आगे की तरफ, चेहरा की तरफ आया होता है, जिसे देखकर कुछ लोग डर जाते हैं। उसके बाद गांव के जो कुछ लोग होते हैं
उस महिला से पूछते हैं कि तुम कौन हो, आखिरकार यहाँ पर तुम क्या कर रही हो। तो ये पता चलता है कि वो इसी गांव की रहने वाली है जिसका नाम अनीता देवी होता है। उसके बाद उस गांव की जो महिला लोग होती है उस महिला को कपड़े से उस बदन को ढकती है और चेहरा पर से बालों को हटाया जाता है। उसके बाद गांव वाले लोग, अनीता की परिवार वाले को खबर किया जाता है। उसके घर में सिर्फ सास होती है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी बहू नग्न अवस्था में है, तुम्हारी बहू इस हालात में है, यहाँ पर है और बार बार नग्न अवस्था में तुम्हारी बहू मनोज के घर पर दस्तक दिए जा रही थी। मनोज के घर पर दरवाजे को बार बार खटखटाए जा रही थी। उसके बाद अनीता की सास अपनी बहू को हाथ पकड़ कर घर लाती, उससे पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। लेकिन सास तो पूछती है लेकिन अनीता कुछ कह नहीं पाती, वो बोल नहीं पाते, वो बिल्कुल शांत रहती है, वो खामोश रहती है। फिर से सास दोबारा उससे पूछती है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारी बेटी कहाँ है। सुबह से शाम, शाम से रात हो गए लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं खबर है, ना ही मेरी पोती का अभी तक कुछ खबर पता चला है। तुम आई भी हो तो इतनी रात को, वो भी इस अवस्था में, बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ है, मेरी पोती कहाँ है। अनीता बताती है कि अब वो नहीं रही, तुम लोग ने मेरी स्थितियाँ भंग कर दी, खराब कर दी। अगर जो तुम लोग मेरी स्थितियाँ खराब नहीं करती, भंग नहीं करती तो आज वो मेरी बेटी जिंदा होती, मेरे साथ होती। इस बात को सुनकर उसकी सास और गांव वाले लोग को पैरों तले जमी खिसक जाते हैं। गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि शायद अपनी बेटी को ये हत्या कर दी है, मार दी है। उसके बाद गांव वाले लोग इकट्ठा होते हैं और उस बच्ची को ढूंढने में लग जाते हैं। सभी गांव वाले लोग उस बच्ची को ढूंढने में तो लग जाते हैं लेकिन रात से कब सुबह हो जाती ही है पता ही नहीं चलता है। बहुत बच्ची को रात भर ढूंढा जाता है लेकिन उस बच्ची को कहीं भी खबर नहीं पता चल पाता है, उसकी खबर कहीं नहीं लगती है। उसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस मौके पर ही आती है और इस खबर के बारे में बताया जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं किसान लोग के पास ये खबर चली जाती है। किसान लोग आते हैं और गांव वाले लोग से बातचीत करते हैं। जो किसान लोग होते हैं वो गांव वाले से कहते हैं, बताते हैं कि कल रात की बात है, जब अपने खेतों में कुछ काम कर रहा था, फसलों की रखवाली कर रहा था, तभी जंगल में से उस छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी। शायद उसी बच्ची की आवाज़ हो सकती है। उसके बाद गांव वाले लोग और पुलिस मिलकर सभी उस जंगल की तरफ जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक गड्ढा पर पड़ता है और उस गड्ढे में कुछ सामान पड़े होते हैं, चूड़ी, नींबू, काला धागा और कुछ धारीदार चाकू जैसा होता है और उस चाकू पर खून लगे होते हैं जो पूरी तरह से सूखे हुए होते हैं। उसके बाद पुलिस उस जगह को बहुत ही बारीकी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे थे। तभी उनकी नज़र गड्ढे से 10 से 12 कदम आगे होगा और उस गड्ढे में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा होता है। उस पानी के गड्ढे को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसे पूरी तरह से साफ़ किया गया हो, जंगल झाड़ को हटाया गया हो। उसके बाद पुलिस उस गड्ढे के अंदर जाती है और हाथ डालकर उस गड्ढे के तरफ उसे चेक किया जाता है। वो बच्ची उस गड्ढे में होती है और उस गड्ढे में से उस बच्ची को निकाल कर ज़मीन पर रखा जाता है। तो ये देखा जाता है कि उस बच्ची की दिल होती ही नहीं है, उस बच्चे की कलेजे के पास यानी कि सीने के पास होल होता है। उसके बाद पुलिस उस बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो ये पता चलता है कि इस बच्ची की दिल है ही नहीं, इसका कलेजा अंदर का है ही नहीं। कुछ मीडिया वाले से ये पता चलता है कि उस महिला ने अपने बच्ची को कलेजे को खा गई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि आखिरकार वो महिला अपने बच्चे को कलेजे को की तो क्या की, क्या वो फेंक दी या फिर उसे दबा कर रख दी या फिर उसे खा ली। इसकी कोई बात की खबर नहीं मिल पाती है, कोई भी जानकारियाँ इसके बारे में नहीं मिल पाती है। इसके बाद पुलिस अनीता देवी से यानी कि उस महिला से पूछताछ की जाती है। तो वो महिला यानी कि अनीता देवी उसमें बोलने की हालात में नहीं होती है। उसके बाद अनीता देवी की सास से पूछताछ की जाती है। अनीता देवी की सास बताती कि 12 नवंबर को वो मुझसे बताती कि मुझे बाजार जाना है, कुछ सामग्री लाना है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी, वो हमेशा अक्सर बाजार जाया करती थी, कुछ न कुछ सामग्री खरीद कर लाती थी। नवंबर की सुबह करीबन 11 बजे के आसपास अनीता घर का काम निपटा कर वो खेतों में जा रही थी। लेकिन उसके पास झोला होता है और उस झोले में कुछ सामग्री होता है, लेकिन हम उसे टोकते नहीं है कि इस झोले में तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है। वो तो चले जाती हैं लेकिन उसका
समय होता है दोपहर में घर आने का, उस समय उसका भोजन का समय होता है, लेकिन उस समय में भी वो घर वापस लौट कर नहीं आती है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो जाती है, लेकिन उसका कोई भी खबर नहीं मिल पाता है। लेकिन हम यहाँ घर पर उसके इंतज़ार में होती हैं, लेकिन अनीता वो जंगल में होती है और जंगल में कुछ तंत्र मंत्र की सामग्री निकालती है और वो सबसे पहले अपने आप को नग्न करती है। उसके बाद उस छोटी बच्ची को, यानी कि अपनी बच्ची को नग्न करती है और उसके बाद कुछ सिद्धियाँ में लग जाती है। सिद्धियाँ कर देने के बाद, तंत्र मंत्र कर देने के बाद वो धारीदार चाकू निकालती है और उस बच्ची को, यानी कि अपनी बेटी को, कलेजे को काटती है। उस बच्ची को दर्द होता है, उस दर्द में रोने लगती है और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि इसकी आवाज़ खेतों खलियानों तक साफ साफ सुनाई दे रहे थे। उस जंगल से सटे कुछ दूर में खेत खलियान होते हैं, वहाँ पर किसान लोग अपनी फसलों की रखवाली कर रहे होते हैं। तभी इस छोटी बच्ची की आवाज़ उनकी कानों तक पहुँचती है। कुछ किसान लोग उसे देखने जाने का प्रयास करते हैं, और जो उस रात किसान थोड़ा सा और हिम्मत करके जंगल की तरफ चले जाते तो मेरी पोती जिंदा होती। ये सब सारी बात जानने के बाद पुलिस वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। करीबन आज से 5 साल पहले गांव के जो लोग होते हैं, उस गांव के जो लोग होते हैं, अनीता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो ये पता चलता है कि जब अनीता की शादी हुई थी तो अनीता को बिल्कुल भी बच्चा नहीं होता था। वहाँ जो डॉक्टर होते हैं, दरअसल वो डॉक्टर झोला छाप होता है, उस महिला को कहता है, बताता है कि अगर जो तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें तंत्र मंत्र की विद्या की ज़रूरत है, तुम्हें किसी तांत्रिक बाबा की ज़रूरत है, तभी तुम्हें बच्चा होंगे, नहीं तो तुम्हें कभी भी बच्चा नहीं होगा। उसके बाद अनीता वो महिला बिहार की किसी तांत्रिक बाबा से मिलती है, उनसे बातचीत करती है, उनसे मिलने के लिए जाती है, कुछ तंत्र मंत्र करवाती है, करती है, कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो होता है उससे करती है। थोड़ा सा ताज्जुब की बात है, उस तांत्रिक बाबा से मिलने के बाद उस महिला को लगातार 4 बच्चे होते हैं, लेकिन अनीता को ऐसा लग रहा था कि उस तांत्रिक बाबा से मिल जाने के बाद, तंत्र मंत्र कर देने के बाद लगातार मुझे 4 बच्चे हुए हैं। अगर जो कुछ हम तंत्र मंत्र सीख लेते हैं, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं तो इससे मुझे में बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएगी। लेकिन वो अनीता फिर से दोबारा तांत्रिक बाबा के पास कांटेक्ट करती है, उनके पास जाती है, बिहार आती है और उस तांत्रिक बाबा से कुछ तंत्र मंत्र सीखती है, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करती है। उसके बाद ये सिद्धियाँ अपनी बेटी पर उपयोग करती है। जिस तरह से उसकी सास कह रही थी, बता रही थी, वो बीच में ही रोने लगती है। वो आगे बताती कि उस रात यानी 13 नवंबर की रात वो सिद्धियाँ तो कर रही थी, लेकिन उसकी सिद्धियाँ आधी अधूरी रह जाती है। दरअसल उस रात नग्न अवस्था में ही इस गांव को पूरा 4 चक्कर लगाती है और उसके बाद मनोज के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है, दरवाजे को खटखटाती है। उसके बाद मनोज उठकर उस दरवाजे को खोलता है। जिस तरह से वो अवस्था में होती है, उस दृश्य को देखकर मनोज काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो उस दरवाजे को बंद कर देता है। उसके बाद मनोज अपने दोस्तों से, आसपास के लोगों को कह देता है, बता देता है कि कोई प्रेत जैसा बाहर खड़ा है, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा, बाहर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। उसके बाद मनोज बहुत ही हिम्मत करता है। उसके बाद घर की जो खिड़की होती है, पीछे वाली खिड़की से ताक झांक करने का प्रयास करता है। वो देखता है कि एक महिला है, एक औरत है जो पूरी तरह से नग्न अवस्था में है। उसका चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ होता है, जिसे देखकर मनोज वहीं पर चीख चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मनोज के घर की तरफ चले जाते हैं। तभी गांव वाले कुछ लोग उस महिला पर नज़र जाती है, उस महिला से पूछताछ की जाती है कि तुम कौन हो। तो ये पता चलता है कि इसी गांव की रहने वाली, गांव की जो महिला होती है, उससे अनीता को बदन पर कपड़ा दिया जाता है, उसे ढका जाता है और उसके बालों को सही किया जाता है। उसके बाद मुझे खबर दी जाती है कि तुम्हारी बहू इस अवस्था में मनोज के घर के पास है। मनोज के घर के दरवाजे पर बार बार दस्तक दी जा रही थी, बार बार दरवाजे को खटखटाई जा रही थी। उसके बाद मैं उस जगह पर पहुंचती है, अपनी बहू को लाकर पूछताछ करने का प्रयास करती हूँ। ये सब सारी बात बता देती है पुलिस को। जब पुलिस अनीता से पूछताछ की जाती है तो वो कहती है कि हाँ, ये सब सारी सच बात है। उसके बाद पुलिस उस महिला को, यानी कि अनीता देवी को, जेल भेज देते हैं। अनीता देवी जिस तरह से वो कत्ल की थी अपनी बेटी को, वो उसे जेल भेज दिया जाता है और वो जेल में सज़ा काट रही है। बाकी इसके साथ, यानी अनीता देवी के साथ कितने लोग थे,
कितने लोग साथ दिए, कितने लोग शामिल थे या नहीं थे, या फिर ये अकेले थी या फिर इस काम में वो अकेले ही कर रही थी। इस मामले में पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल में लगी हुई है। दोस्तों, इस कहानी की सुनाना आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जहां रहें सुरक्षित रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।